हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं 10th क्लास की साइंस की एक प्ले तो ये प्ले लिस्ट का आज 15th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 15 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से उनको वॉच कर सकते हो, साथ ही कमेंट कर सकते हो। और जो भी आप चैनल पे नए जुड़ते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। और आपको जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको सब्सक्राइब के पास में एक सिंबल मतलब एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो हमारे चैनल को, जिसमें हम डाउट क्लास रखते हैं। ठीक है, हर वीकेंड पे। तो आप जल्द से जल्द हमें ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने लास्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट पढ़ा था। ठीक है, और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, अपने वातावरण को सही करें। ठीक है, तो वातावरण को सही बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, सेव अर्थ सेव लाइफ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया है कि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था और इन्वायरमेंट, तो आज हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इसको हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। हेलो सर, हेलो, कैसे हो आप? देखिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे हम। तो एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो मतलब जो भी कोई कुछ भी चीज मतलब इन्वायरमेंट में है, पर्यावरण में है, वो जिसको यूज किया जाएगा, विच कैन बी यूज्ड, जिसको यूज किया जाएगा या यूज कर सकते हैं, तो उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान होंगे, ठीक है, उन सभी को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सॉइल, एयर। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सॉइल मिट्टी, एयर वाटर, फॉरेस्ट। ठीक है, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। ठीक है, तो आगे देखिए। देखिए, अब इनके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सॉइल मिट्टी हो गया आपका, एयर हवा, वाटर पानी, और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, कॉइल जो कोयला है आपका, एंड पेट्रोलियम। तो ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। तो रिसोर्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो होगा एग्जॉस्टिबल, ठीक है, होगा इनएग्जॉस्टिबल। इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जैसे एग्जॉस्टिबल क्या है कि दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो मतलब एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं, ये क्या है? हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि कॉइल, पेट्रोल। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो कॉइल और पेट्रोल है, कॉइल तो आपको लगभग नेक्स्ट 250 ईयर तक के लिए होगा मैक्सिमम। ठीक है, जो कि हमारी जो यूज की रेट है, करंट यूजेस रेट पे के अकॉर्डिंग लास्ट जो है, ये लास्ट यूज कब तक हो सकता है? 250 ईयर तक बस। ठीक है,
तो पेट्रोलियम होगा जो पेट्रोलियम को लगभग नेक्स्ट 70 ईयर तक यूज कर सकते हैं, इतना पेट्रोल हमारे पास अभी सिर्फ बचता है। ठीक है, तो इन एग्जॉस्टिबल कौन से होंगे? दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, असीमित मात्रा में, जिसको कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता। एयर और वाटर कभी मतलब कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो अनलिमिटेड है हमारे पास में। ठीक है, आपको पता ही है कि जो पृथ्वी है बिल्कुल 70% जो है एरिया वो वाटर है। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है कि इज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन अ वे सो एज टू अवॉइड वेस्टेज एंड कंजर्व। तो मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाएगा। देखिए, तो मैनेजमेंट ऑफ क्या कहता है कि इट इज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा इन सच अ वे सो एज टू अवॉइड वेस्टेज, मतलब कि एक ऐसे तरीके से जिससे कि हम अवॉइड कर सके वेस्टेज को एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। उसको हम उसका ना मतलब आगे के लिए कंजर्व कर दे, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसको बचा के भी रखे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए देयर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज फॉर एक्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लॉ बनाए हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? इन्वायरमेंट को। तो इनके लिए देखते हैं हम, जैसे गंगा एक्शन प्लान, गैप। तो ये क्या कहता है कि मल्टी कोर प्रोजेक्ट केम इन 1985 टू इंप्रूव द कोर ऑफ गंगा। 1985 में एक मल्टी कोर प्रोजेक्ट आया था, मतलब प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें 1985 में क्या किया गया कि इंप्रूव किया गया द क्वालिटी ऑफ गंगा, जो गंगा की क्वालिटी थी उसको इंप्रूव किया गया। मतलब काफी जो मतलब गंगा जो थी उसके अंदर क्या किया गया कि पॉल्यूशन जो था, वाटर पॉल्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। इसके लिए एक प्लान लेके आए, मल्टी कोर गंगा एक्शन प्लान कह सकते हो आप उसे। तो ये क्या था कि मल्टी कोर प्रोजेक्ट था जो 1986 वो 1985 में आया था, जो कि किस लिए यूज किया गया? इंप्रूव द क्वालिटी टू ऑफ गंगा, मतलब कि गंगा की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर इज इंडिकेटेड बाय, तो मतलब जो है रिवर का वो क्या इंडिकेट करता है कि द प्रेजेंस ऑफ a group of bacteria found in human intestine whose presence indicate contamination by disease को। तो मतलब क्या है कि जो कॉलीफॉर्म है, मतलब कि ये क्या है कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन इंस्टाइन में है, मनुष्य की जो आते होती है उनके अंदर पाए जाते हैं, जो हुज प्रेजेंस इंडिकेट, मतलब कि जो कि प्रेजेंस ये जिनकी और इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं कि कंटेमिनेशन बाय डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया, मतलब कि कुछ जो बीमारी युक्त जो बीमारी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण होते हैं। तो द पीएच ऑफ वाटर, तो जो पीएच ऑफ वाटर दैट कैन बी इजीली चेक्ड बाय यूजिंग यूनिवाटर। तो पीएच ऑफ वाटर जो होगी, पीएच वैल्यू जो है वाटर की, वो जा सकती है किसके द्वारा? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम पानी का जो पीएच वैल्यू उसको मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इजीली। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि ये हमारी 5R, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाता है आपका, डिस्क्राइब द 5R। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो 5R को। तो इसको किस तरीके से? तो यहां देखिए R's जो है टू सेव द इन्वायरमेंट, मतलब उसके लिए क्या है वो 5R। सबसे पहले रिफ्यूज, रिड्यूस, फिर है रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल। ठीक है, तो ये 5R हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिफ्यूज, टू से नो टू थिंग्स यू डू नॉट डोंट नीड, मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उनके लिए आपको मना करना होगा, मतलब कि उनको न करना होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो 5R का मतलब? ठीक है,
और जो भी आप चैनल से जुड़ते जा रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि 5 आवर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। हाँ जी, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया जो 5 आवर्स जो है हमारे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे सेव द इन्वायरमेंट भी है एक तरीके से। तो रिफ्यूज क्या है कि कोई भी चीज जो जिसका आप यूज नहीं करते हो उसको ना कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, मतलब कि जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसका यूज करने के लिए आपको मना करना पड़ेगा, मतलब प्लास्टिक बैग का यूज बंद। तो यूजलेस मतलब रिड्यूस जो है यूजलेस क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, मतलब कि आपको जो यूज उनको ऑफ करना पड़ेगा। हाय, हेलो, स्टे होम, ओहो, स्टे होम, स्टे सेफ। तो जैसे कि कुछ मतलब हमारे एग्जांपल है कि अगर स्विच ऑफ कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम अननेसेसरी जो लाइट्स और फैन हमारे ओपन होते हैं, ऑन होते हैं, तो जिनके स्विच ऑन होते हैं उनको हमें ऑफ कर देना चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सके। फिर है रिपेयरिंग लीकी टैप्स, मतलब कि जो टैप्स जो होते हैं, नल वगैरह जो होते हैं, वो अगर लीकेज हो रहा है, लीकिंग हो रही है उसमें, तो उसको हमें रिपेयर कराना चाहिए। नॉट वेस्टिंग फूड, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हम खा सकते हैं उतना ही हमें लेना चाहिए, अदरवाइज हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमें रिड्यूस करना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करनी चाहिए कोशिश से। तो रीयूज मतलब यूज अगेन, मतलब कि दोबारा से यूज करने के लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे दे कैन बी यूज्ड अगेन, मतलब कि जो भी हम कोई वस्तु है अगर उसको हम कहीं फेंकते हैं तो हमें इस तरीके से फेंकना चाहिए कि जो मतलब उसको दोबारा यूज किया जा सके, यूज अगेन, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दाल, तो मतलब जो अगर सपोज करिए दाल को आपने धोआ, ठीक है, धोने के बाद में जो पानी बचा है उसको कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, मतलब कि हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ पौधों में डालने के लिए, हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सेव द इन्वायरमेंट के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वाटर जो होगा, आप दाल धोते हो खाना के लिए या खाना पकाने के लिए, तो जो उस दाल को धोने के बाद में जो पानी जो बचता है उसको आप क्या करोगे, जो उसका वेस्ट पानी है वो आप वाइन प्लांट, मतलब कि जो प्लांट में जो पानी डालना है आप वहां यूज कीजिए उसका, ठीक है। टू यूज अ प्रोडक्ट, अब रीपर्पज का क्या होगा कि रीपर्पज का क्या होगा कि टू यूज अ प्रोडक्ट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पज। तो मतलब कि हमें जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट को हम किस तरीके से यूज करेंगे कि कुछ अदर पर्पज से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्रैक क्रोकरी कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट। अब जो अगर कोई हमारा बर्तन वगैरह या कोई क्रोकरी जो किसी टाइप की है, कांच वगैरह की, तो अगर वो टूट जाती है तो हम क्या करते हैं उसको प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए हम उसमें यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। फ्लावर पॉट बना सकते हैं हम उसका, ठीक है। थैंक यू। अब यहां पे रिसाइकल जो है, सिगरेट वेस्ट कैन बी रिसाइकल, जो सिग्रेगेट जो उनको हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, रिसाइकल के लिए, ठीक है। जो उनका वेस्ट होगा वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है। ग्लासेस जो कांच है उसको भी, मेटल जो होगा, मेटल आइटम जो है वो भी हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल करके, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इन चीजों को आप रिसाइकल कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हमारी प्लेलिस्ट की 16 वीडियो है, ठीक है, तो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो आप वहां से भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में मैं देखूंगा कि 9th क्लास की वीडियोस डालूंगा और कुछ जो आपके 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स और कुछ जो मेन टॉपिक्स बचते हैं उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से उनको देख लेना। तो रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग एज इट सेव एनर्जी, जो है वो बेटर है रिसाइकलिंग से, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये क्यों ज्यादा बेटर है, ये इससे क्या होगा कि सेव एनर्जी जो होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। वी नीड टू यूज आवर रिसोर्सेज केयरफुली, बिकॉज हमें जो ये अपने रिसोर्सेज जो हम संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं इनका हमें ना केयरफुली बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दे आर लिमिटेड। जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है।
तो डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एज ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज। तो मतलब जो डिमांड है जो रिसोर्सेज की, सभी रिसोर्सेज की, वो क्या है कि अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है एट अ ट्रेमेंडस रेट ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। तो जैसे कि ये हेल्थ केयर में जो मतलब रेट जो है वो इंप्रूव हो रही है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो भी बढ़ती जा रही है। आगे देखिए, इससे पहले मैंने आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर कराया था, तो आप उसे भी देख लेना, इस वीडियो को मतलब लाइव स्ट्रीम को कंप्लीट होने के बाद में आप उसको देखना। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, so that they meet current basic human needs while preserving them for the needs of future generation। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो मतलब मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेज का, उनका हमें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यानपूर्वक। हमें ये नहीं कि हम बेफजूल में मतलब कुछ चीज़ इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हम रेड लाइट पे खड़े हैं तो बाइक का जो इंजन है हमने स्टार्ट कर रखा है, उसको ऑफ करना ही भूल रहे हैं हम, ठीक है। चाहे वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए, स्टक इन ट्रैफिक, तो हम उसमें इंजन को ऑफ करना भूल गए, तो उसमें क्या होगा कि जो इंजन जो मतलब हमारा ऑन है, स्विच ऑन जो इंजन है, वो क्या करेगा कि पेट्रोल जो है हमारा, जो हम फ्यूल उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसकी वेस्टेज करेगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है पेट्रोल, तो समझ सकते हो कितनी महंगाई है। तो इसके लिए भी हमें वैसे भी सेव करना चाहिए। तो अब क्या है कि जो हमें क्या करना है कि जो इन चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है बुद्धिमानी से, ताकि हम जो करंट बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स ह्यूमंस की, उसको भी कंप्लीट कर सके, और जो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए भी उनको हम प्रिजर्व करके रख सकें, मतलब कि उनको बचा के रख सके, ताकि जो आने वाली जनरेशन उनको भी इनका इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। भाई सभी चीज आप इस्तेमाल कर लोगे क्या? बाकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी तो कुछ छोड़ो। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्स, तो मतलब जो मैनेजमेंट के लिए जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर करते हैं क्या, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सो दैट दीज विल लास्ट फॉर जनरेशन टू कम। तो हम क्या करेंगे, अगर लॉन्ग अगले आगे के बहुत लंबे समय तक अगर उनको थोड़ा सा हम प्रिजर्व करके रखें, तो मतलब उनका वाइजली यूज किया जाए, तो वो क्या होगा कि आगे की जो लास्ट जनरेशन होगी, वो मतलब जो आने वाली जो लास्ट जनरेशन होंगी, उनके पास तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ऑल इकोनॉमिक सेक्शन बेनिफिट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है कि अब इनका जो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि जो जो रिसोर्सेज है उनका जो सभी इकोनॉमिक सेक्शन है, ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, पुअर हो या फिर रिच हो, सभी को इक्वली बेनिफिट उसका मिल सके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हमें जो मतलब जो डिस्पोजल वेस्ट है उनको हम सेव करके रखेंगे। अब यहां देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब जो जंगली जो जीव जंतु हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है हमारे, उनका कंजर्वेशन किस तरीके से करेंगे हम यहां देखिए। तो फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉट, तो मतलब फॉरेस्ट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हॉटस्पॉट है हमारा। तो मेन एम हमारा जो कंजर्वेशन का क्या है कि इज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी एज लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी। तो हमें क्या करना है कि जो मतलब फॉरेस्ट क्या है, जो जंगल होंगे, वो क्या है कि वहां पे बायो मतलब जीवों का वर्गीकरण देखा जाता है, हमारे एक हॉट स्पॉट है वहां पे एक तरीके से। तो हमें हमारा जो मेन लक्ष्य है वो क्या कहता है कि हमारा मेन लक्ष्य क्या होगा कि कंजर्व द, हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए, मतलब कि उनका संरक्षण करना चाहिए, इज टू द बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है एज लूज ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि जो इनकी जो वर्गीकरण है वो लुप्त ना हो जाए या हम खो ना दे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, ठीक है, ताकि मे लीड टू इकोलॉजी स्टेबिलिटी। तो जो इकोलॉजिकल जो हमारी जो इनस्टेबिलिटी है वो बढ़ती रहे, मतलब कि जो मतलब एक तरीके से ये जो जो प्रक्रिया चलती रहती है, प्रोसेस जो है ये चलता रहे। तो अब बात करेंगे हम बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया एनिमल स्पीसीज फाउंड
पर्टिकुलर एरिया लाइक बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो एक बायोडाइवर्सिटी क्या है कि एक ऐसा एरिया होता है, मतलब जहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स है वो ज्यादा मात्रा में होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, जैसे कि सपोज करिए एक जंगल के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो लाइक बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, बर्ड्स, प्लांट्स, ये भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी है हमारी। तो ये जहां रहेंगे तो ये एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है, ठीक है। तो इनको भी हमें जरूरी है, ठीक है। तो हॉट स्पॉट्स क्या होंगे यहाँ पे, इट मींस एन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बात यहाँ पे क्या, एक ऐसा एरिया से मतलब, एक ऐसे क्षेत्र से मतलब है जो कि पूरा ही बायोलॉजिकली हमारा डाइवर्सिटी हो। तो मतलब एक तरीके से पूरा ही जैविक रूप से डाइवर्सिटी हो, उसमें वर्गीकरण हो, ठीक है। स्टेक होल्डर की बात, ए पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। मतलब क्या है कि स्टेक होल्डर क्या है कि एक पर्सन जो मतलब इंटरेस्ट होगा या फिर उसको कंसर्न करेगा फॉर समथिंग, तो इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आगे देखते हैं हम स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो स्टेक होल्डर जो होंगे फॉरेस्ट के लिए वो कौन से हैं। ये यहाँ के लोकल पीपल हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइज वाइल्ड लाइफ हो सकती है हमारी, ठीक है ना। तो इसमें लोकल पीपल कैसे हैं कि डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। जो मतलब लोकल पीपल जो होंगे वहां के फॉरेस्ट के आसपास के, वो क्या करेंगे कि वो डिपेंडेड होते हैं पूरे किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर सर्वाइव, अपने जीवन जीने के लिए वो पूरे रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये क्या है कि एक गवर्नमेंट हु मतलब कि गवर्नमेंट हु ओन द लैंड कंट्रोल फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिसोर्सेज। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ लोगों को मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल में अपना खुद का कंट्रोल रखते हैं, वहां के प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और रिसोर्सेज जो हमारे, उन सभी पे अपना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होगी कि एंड नेचर एंथर्स हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वाइल्ड लाइफ वो क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होने वाले जो उत्पादन है उनका यूज जो करते हैं, मतलब नेचर से, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे स्टेक होल्डर हैं हमारे, ठीक है, ऑफ फॉरेस्ट। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपके पास में हमारी लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल की पहुंचती रहे, ठीक है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमारी प्लेलिस्ट की 16th वीडियो है, इससे पहले की जितनी भी वीडियो है मैं ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आप उनको भी देखेंगे इस लाइव स्ट्रीम के बाद में। तो आगे देखिए, इंस्टेंशन वेयर वेरियस पीपल हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो मतलब कि ये जो इंस्टेंशन जो है कि मतलब वेयर वेरियस पीपल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, तो मतलब कि जो अलग कुछ प्रकार के जो लोग जो वहां पे मतलब कंजर्वेशन में ऑफ फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के जो रोल प्ले करते हैं, वो क्या होगा, जैसे खेजरी ट्री, सपोज करिए खेजरी ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। अमृता देवी बिश्नोई इन 1731 वो sacrificed her life with 333 other for the protection of in विलेज इन राजस्थान। तो मतलब खेजरी ट्रीज की बात करें तो ये क्या है कि एक जो अमृता देवी थी, इन्होंने क्या करा था कि 1731 में राजस्थान में एक गांव था, वहां पे खेजरी ट्रीज के लिए सेक्रीफाइस किया था कम से कम 300 से 363 और जो मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ केजरी ट्री, जो खेजरी ट्री थे मतलब 363, उनको सेव करने के लिए, ठीक है, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हर मेमोरी। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि अब जो सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंस्टीट्यूट है, मतलब इस तरीके जो ये अमृता देवी बिश्नोई है, इनके इस बहादुरी वाले काम पर उन्होंने क्या किया कि उनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की याद में एक अवार्ड दिया, ठीक है, ठीक है।
ताकि उसको प्रोत्साहित किया जा सके। तो आपको समझ में आ गया खेजड़ी ट्री के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपने किस किसने सुना है? जो जिसने भी सुना हो जल्दी बताइए। देखिए, चलो मैं बताता हूं आपको। चिपको आंदोलन क्या है कि एक सेकेंड। दिस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेड इन अ रिमोट विलेज, मतलब कि ये एक गढ़वाल में हुआ था ये ऑर्गेनाइज, ठीक है। एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी प्रक्रिया थी या ऐसा आंदोलन था जो कि गढ़वाल में हुआ था। वुमेन ऑफ द विलेज रीच्ड द फॉरेस्ट व्हेन मैन केम टू कट द ट्रीज। अब जो वहां गांव की जो कुछ महिलाएं थी, उन्होंने क्या करा था, जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर के जो कुछ लोग आए थे, वर्कर्स जो आए थे, उन्होंने पेड़ काटने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, उन महिलाओं ने तो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिवाइव द डिग्रेडेड SAL अराबारी। तो मतलब वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि रिवाइव किया है डिग्रेडेड एल, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ अराबरी के, ठीक है। आगे देखिए, वाटर फॉर ऑल, सभी के लिए पानी, ठीक है। तो वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब कि पानी जो है वो सभी की बेसिक नीड्स है। मतलब कोई भी जीव जंतु बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां देखिए, रेन इज इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है पानी का, ठीक है। इरिगेशन मेथड लाइक टैंक एंड कैनल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब जो मेथड है, मतलब सिंचाई जो की जाती है, लाइक डैम, बांध वगैरह बनाए जाते हैं, या टैंक्स वगैरह, या कैनल के द्वारा जो इरिगेशन किया जाता है। तो ये क्या है कि ये वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो इंडिया के अंदर ये अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। डैम्स क्या होंगे हमारे? डैम्स इंश्योर द वेरियस डैम हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर टू रेगुलेट द फ्लो। तो मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो डैम बनाए जाते हैं, ठीक है, किसके ऊपर? रिवर के ऊपर। तो रिवर के ऊपर अलग अलग टाइप के बांध बनाए जाते हैं हमारे, ठीक है। तो किस तो वो रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो पानी का जो बहाव है, फ्लो है, रेगुलेट करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए कह सकते हो आप उसे, ठीक है। जिससे कि मतलब वो पानी का जो फ्लो है उसको कम और किया जा सके। जैसे तहरी डैम ऑन द रिवर ऑफ गंगा, मतलब जो तहरी डैम है वो किसके ऊपर है? गंगा रिवर के ऊपर। सरदार सरोवर के ऊपर है, ऑन रिवर ऑफ नर्मदा। भाखड़ा नागल डैम इसके ऊपर है, ऑन रिवर ऑफ सतलुज। तो ये कुछ डैम है, आप जो कुछ रिवर्स के ऊपर देख सकते हो आप। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? हीरा डैम built across Narmada River is the longest man-made dam in the 26 मीटर लेंथ। तो मतलब जो हीराकुंड डैम जो है वो बिल्ड नदी, मतलब कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है पूरी दुनिया में, जो मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, जिसकी लेंथ 26 किलोमीटर है, ठीक है। बात करें तेहरी डैम, इज द डैम, हालांकि एशिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, जिसकी हाइट है 261। आगरा नागल डैम जो है एशिया का सेकंड हाई डैम है, जिसकी हाइट 225.5 पर है, ओके। और अगर आप चैनल की बाकी वीडियो नहीं देखी है, तो ये जो इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है, मैं ये हमारा 16th चैप्टर है 10th क्लास साइंस का, तो इससे पहले की वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो ये देखिए आगे का, तो एडवांटेज ऑफ डैम्स, मतलब डैम्स बनाने के फायदे क्या हैं? तो
इंश्योर एडिक्वेट कि हम जो पानी जो है उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन के लिए, तो मतलब सिंचाई का सही इस्तेमाल हो सके, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी की जा सके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू सिटी एंड टाउन्स, ऑफ वो है वाटर वो शहर और कस्बे तक लगाता है, इसके लिए भी हम डैम बनाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ डैम, जब मैंने बताया कि आपको मतलब डैम के जो फायदे हैं, तो जब सीधी सी बात है अगर किसी चीज के हमें फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। तो सोशल प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी, सामाजिक समस्या जो होगी वो कुछ निम्न प्रकार की होगी। अब मैं जैसे कि बता चुका हूं कि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके हमें नुकसान भी होंगे। ठीक है, तो नुकसान किस तरीके के हो सकते हैं, देखिए सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, मैनी ट्रिबल्स एंड पीजेंट एंड रेंडर्ड होमलेस, तो मतलब ज्यादातर जो ट्रिबल्स होते हैं, मतलब जो गांव वगैरह में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। ठीक है, दे डू नॉट एडुकेट कंपेंशन और रिहेबिलिटेशन, तो मतलब ना तो उन्हें जो मतलब जगह चुनने का जो मतलब मुआवजा वगैरह मिलता है वो भी नहीं ढंग से मिल पाता पूरा, और ना ही उन्हें सही जगह मतलब पुनर्स्थान के लिए कोई जगह मिल पाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होगी, डिफोरेस्टेशन होगा। अब भाई जब डैम बनाया जाएगा तो डिफोरेस्ट जरूर होगा, क्योंकि डैम बनाया जाएगा तो रिवर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाएगा। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो मतलब बायोडाइवर्सिटी जैविक वर्गीकरण है वो, उसका हमें नुकसान होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, तो मतलब जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो जो बना हुआ है डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आएंगे हमारे लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इज यूज्ड, तो मतलब जो डैम बनाया जाएगा उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च होता है। ठीक है, नो प्रोपोर्शनेट, तो मतलब सभी को समानुपातिक फायदा नहीं होता, सभी के लिए नहीं होता फायदा को। ठीक है, नो इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब बराबर पानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी के लिए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो रेन वाटरिंग, फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मेक रेन percolate around so as stars अंडर वाटर। तो मतलब क्या किया जाता है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि पानी की जो वर्षा का पानी आता है उसको सेव करने के लिए हम प्रोकुलेट कर लेते हैं अंडर द ग्राउंड, मतलब अंडर द ग्राउंड एक प्रोकुलेट कर लेंगे जिससे जो रिचार्ज होता रहता है, मतलब कि वो पुनः बढ़ता रहता है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब कि एक बहुत पुराने अभ्यास से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वेरियस एनिसिडेंट एनिशिएंट मेथड ऑफ मतलब कि पुराने तरीके से जो यूज किए जा रहे हैं, खादिम टैंक्स नादिस, ये राजस्थान में है। ठीक है, भंडार ताल, ये महाराष्ट्र होते हैं। बुंदीस महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और यूपी में होगा। फिर प्यान्स और हर्स, ये बिहार में होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर कोहल्स, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पोन्स, जो तालाब बनाए कहां बनते हैं, जम्मू रीजन में। ठीक है, ईड्स, जो टैंक होते हैं वो कहां पे बनाए जाएंगे, हमारे तमिलनाडु में। पुलिस जो हमारा वो दिल्ली में बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा हार्वेस्टिंग होते हैं, मतलब पानी का संरक्षण किया जाता है। हार्वेस्टिंग है हमारी, ये जो पुराने समय से यूज होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन ग्राउंड, कि अगर हम पानी का जो स्टोरिंग करेंगे उसका फायदा क्या है, ग्राउंड में अगर स्टोरिंग करते हैं, इट डज नॉट इवेपोरेट, मतलब कि अगर पानी अगर ग्राउंड पर जो स्टोर किया जाएगा तो वो इवेपोरेट नहीं होगा। इट स्प्रेड आउट वेल्स, मतलब ये कुओं को भी रिचा रहेगा, मतलब कुओं तक भी पानी पहुंचाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर
तो मतलब जो बहुत लंबे एरिया तक ये एक नमी पहुंचाता है, मतलब जो वनस्पति है जो उगाई जाती है बहुत लंबे एरिया तक, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। और नीचे की तरफ जो मतलब ये क्या करते हैं, जो मच्छर्स वगैरह जो होते हैं, अगर जो जमीन के अंदर पानी को हम स्टोर करेंगे तो वहां मच्छर वगैरह का फैलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। तो अब इसे हम किस चीज से बचा सकते हैं, जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जो होती है उनसे हम इसे बचा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जब हम इसे अंडरग्राउंड वाटर स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां देखिए ऑयल एंड पेट्रोल। कोयल एंड कैसे हम यूज करेंगे, देखिए कोयल एंड पेट्रोल आर नॉन रिन्यूएबल। ये कोयल और पेट्रोल जो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है दोबारा से। कोयल एंड पेट्रोल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जो कोयल है, कोयल और पेट्रोलियम है, इनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन क्या है, देखिए फॉर्मेशन जो होगी हमारी, कोयल की बात करें सबसे पहले, तो कोयल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्री बuried साइड द अर्थ 100 मिलियन ईयर। मतलब जो कोयल है वो पेड़ पौधे जो अंदर की तरफ जमीन के अंदर जो दबे हुए रह जाते हैं, तो इनको बनने में लगभग 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं, लगभग 3 करोड़ वर्ष, ठीक है। अब ऐसे ही हम पेट्रोल की बात करें, जो है पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड इन प्लांट्स। तो मतलब जो पेट्रोल जो बनाया जाएगा वो एक फॉर्म है, ये फॉर्म किया जाता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन होगा जो कि डेड मैरीन प्लांट्स होते हैं उनका करने के बाद में। तो बरीड एंड द बॉटम ऑफ द सीज, तो मतलब जो कि बरीड होते हैं, मतलब कि जो दबे हुए, मतलब पूरे एक तरीके से पुराने मरे हुए पौधे होते हैं, और ये कहां पे दबे हुए होंगे, अराउंड द मतलब कि बॉटम ऑफ द सी। कहां पे, जो हमारा समुद्र होगा उसके नीचे दबे हुए मिलेंगे ये आपको। तो तब पेट्रोल का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ही कहीं पे भी ये पेड़ पौधे या फिर कोई भी डिकम्पोजिट जो वस्तु है या थिंग्स है या एनिमल्स है, वो कहीं पे भी डिकम्पोज हो जाए तो पेट्रोल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये समुद्र के नीचे के एरिया में होने चाहिए। दिस डिस्कशन टेक प्लेस अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर and formation of a petrol take million of year of time। तो मतलब सी बात है कि जब डिकम्पोजिशन जो होगा वो अंडर द हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव के अंदर होगा, और किसमें, टेम्परेचर के साथ, जो कि फॉर्मेशन होगी उसकी पेट्रोलियम बनाने की। तो इसमें क्या होगा कि ये कितना टाइम ले जाएगा, लगभग इयर्स, ठीक, लगभग लाखों साल ये ले जाएगा, ठीक है। तो लाखों साल लगेंगे उस पेट्रोल को बनाने में। तो कोयल एंड पेट्रोल विल वेरी सून, मतलब कि जो कोयल और पेट्रोल है वो लगभग जल्द ही खत्म समय है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, कोयल लगभग 250 वर्ष तक के लिए और बचता है, और पेट्रोलियम जो है हमारा लगभग 70 वर्ष के लिए बचा हुआ है, ठीक है। तो कोयल जो है हमारा एट प्रेजेंट रेट कोयल विल बी, मतलब लगभग जो इस रेट से अगर हम पेट्रोल वो कोयल को अगर यूज करते रहे तो लगभग 200 साल बाद में ये कोयल खत्म हो जाएगा, हमें कोयल मिलेगा भी नहीं, इसी रेट से हम यूज करते रहे, ठीक है। अब बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एट प्रेजेंट रेट ऑफ यूजेज इट विल लास्ट अबाउट 40 ईयर, ठीक है। तो अब हम यूज पेट्रोल का करना ज्यादा शुरू कर दिया है, तो ये अगर इसी रेट पे हम यूज करते रहे तो लगभग 40 वर्ष के लिए और ये पेट्रोल हमारे लिए बचा हुआ है। तो मतलब आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक की ये सीमित हो पाएगा, उसके लिए भी शायद ये प्रॉपर पूरा ना बैठे, ठीक है, इनफ ना हो, ठीक है ना। तो हार्मफुल इफेक्ट्स जो होंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। हार्मफुल इफेक्ट क्या है यूजिंग फॉसिल फ्यूल, सबसे पहले पोल्यूशन होगा। अगर
फॉसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण होगा, वो कैसे होगा? कंबशन ऑफ कॉयल एंड हाइड्रो रिलीज अमाउंट ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब अगर ज्यादा मात्रा, मतलब जब कॉयल और पेट्रोल वो हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो ये क्या लाया जाएगा? तो ये हाइड्रोकार्बन रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट में और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सभी इससे रिलीज होंगे। तो एयर मतलब जिसके कारण फिर ये वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, इसी के कारण हमारा वायु प्रदूषण फैलता है फिर। ठीक है, तो आगे देखिए अब देखिए डिसीजेस। अब जो सबसे बड़ी वाली बात आ गई यहाँ पे, हमें हार्मफुल जो ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ये क्या है कि सबसे पहले तो हमें एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन में जो बीमारियां होंगी वो भी होंगी। दिस पॉल्यूटेड एरिया कॉजेज वेरियस डिसीजेस लाइक रेस्पिरेटरी, थ्रोट प्रॉब्लम, कंजेक्शन, कंजेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ तरीके की बीमारी हमारी इन पॉल्यूशन से, मतलब एयर पॉल्यूशन से होती है। सांस में प्रॉब्लम हो जाए या फिर जो फेफड़े वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, अस्थमा वगैरह, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा पॉइंट आता है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो देखिए एक्सेसिव एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज्यादा यूज होने पर तो क्या होगा? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड राइज इन एटमॉस्फेरिक टू, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो हमारी। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉसिल फ्यूल बात करें शुड बी यूज्ड जुडिशली। तो मतलब ये पूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए, ज्यादा हार्डली यूज नहीं करना चाहिए, मतलब नॉर्मल यूज करना चाहिए, जितना हमें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग, ज्यादा वेस्ट ना किया जाए इसका, बिकॉज दे आर लिमिटेड एंड अनएग्रेटेबल। तो मतलब कि ये लिमिटेड है और दोबारा से इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। वंस एग्जिटेड नॉट बी एबल अवेलेबल इन न्यू बिकॉज they form very slowly over eraser। देखिए, तो मतलब ये सीधी सी बात कह रहा है कि अगर एक बार इसको मतलब किया गया तो ये ना नॉट अवेलेबल इन फ्यूचर, मतलब के पास, मतलब भविष्य में जल्दी तो नहीं, क्योंकि दे आर फॉर्म वेरी स्लोली ओवर ईयर, मतलब कि ये बहुत लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं आने में। ठीक है, ये नहीं कि आपने शुरू कर दिया और कल को बन के तैयार हो जाए, ये ऐसे वाला सिस्टम नहीं। तो इसमें आपको कम से कम अगर आज से स्टार्ट करोगे तो लाखों करोड़ वर्ष बाद में आपको ये जो फॉसिल फ्यूल होंगे वो बन के तैयार होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टेप टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कॉयल एंड पेट्रोल। कॉयल और पेट्रोल को सेव करना है तो उनके लिए स्टेप कौन से होंगे? स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन नॉट इन, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, बिजली से इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण हैं उन सभी का हमें कर देना चाहिए जब हम उनका इस्तेमाल कर रहे हों। तो आजकल तो हमें ज्यादा, अगर कमरे में नहीं है तब भी फैन चलता हुआ छोड़ देते, तो ये यूज भी हमें कम करने चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक है बस हमारा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट आर एनर्जी एफिशिएंट लाइक CFL एट होम। तो मतलब कि हमें चाहिए कि बिजली की एनर्जी को कम करने के लिए हमें CFL जैसे कि घर यूज करने चाहिए, बल्ब हमसे नहीं करने चाहिए। जो कच्चे और पक्के बल्ब आते थे पहले, उनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस और मेट्रो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। अब प्राइवेट व्हीकल की जगह हमें करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो DTC बस वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए हमें, इस्तेमाल करना, ताकि हमें ज्यादा पेट्रोल वेस्टेज ना कर सके। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल का हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। यूज स्टेयर्स टू क्लाइम इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। अब अगर ऑफिस वगैरह में या कॉलेज वगैरह में आप जाते हो तो वहां पे हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें स्टेयर्स का यूज करना चाहिए ताकि आप फिट भी रहें और
आप उस इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज के, ठीक है। वेन एवर यूज सोलर कुकर, जब संभव हो, ठीक है, किसी भी तरीके अगर संभव हो तो आपको सोलर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। और ये आपका मैंने वैसे आज के साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, स्पेशली अलग बना के आपको अपलोड कर दूंगा, लेना, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका पार्ट भी मैंने आपको मेंशन करा है, वो भी आप देख सकते हो। तो जो भी आप चैनल से जुड़ते जाते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपको किसी भी प्रकार का हमें सुझाव देना हो या फिर कोई फीडबैक देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हमें आप सभी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक अवेलेबल है हमारे चैनल के अबाउट में, जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ, पिछली लास्ट वीडियो में इसे नहीं समझ पाए हो तो आप ये देख लीजिए। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो 5 आवर्स पे डिपेंड करता है टू सेव अर्थ, ठीक है। हमारी जो अर्थ है उसको सेव करने के लिए 5 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्यूज की, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीपर्पज और रिसाइकल, 5 हमारे आवर्स है, ठीक है। तो जो कि हमारे सेव इन्वायरमेंट के लिए एक स्लोगन टाइप है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिफ्यूज की बात करें तो हमें उन थिंग्स के लिए हमें नो कहना चाहिए जिनका हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें मना करना चाहिए बिल्कुल, ओके। तो रिड्यूस के लिए बात करें, यूज लेस, मतलब कि हमें अगर किसी भी प्रकार का हम अगर जैसे सपोज करिए किसी कमरे से अगर हम बाहर निकलते हैं तो उसका हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, सभी लाइट्स और फैंस वगैरह का। तो जैसे ये एग्जांपल देखा, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड रिपेयरिंग लीकी टैप्स, लीकेज करने वाले टैप्स सारे उनको भी हमें रिपेयर करना चाहिए। नॉट वेस्टिंग फूड, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट ये, हमें खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यूज अगेन, अगर यूज अगेन की बात करें, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे दे कैन बी यूज्ड अगेन। तो मतलब कि जो हम अगर कोई चीज अगर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारी जो कोई चीज काम की नहीं होती है तो हम उसे फेंक देते हैं। अगर फेंकने से बेटर है कि अगर वो हमारे काम की नहीं है, अगर किसी और के काम आ सकती है, तो उसको हमें इस तरीके से फेंकना चाहिए कि जो दूसरी जगह किसी ना किसी के काम आ जाए। अगर सपोज करिए हम अगर दाल धोते हैं, तो दाल धोने के बाद में जो पानी होता है हमारा, दाल धोने के बाद में जो पानी है वो वेस्ट है, तो हम क्या करते हैं कि उस पानी को हम सिंक में डाल देते हैं, जो कि नाली में चले जाता है, जो कि पूरा प्रॉपरली वेस्ट है, वेस्ट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो हमें उस वाटर का क्या करना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए, हमें उस पानी को प्लांट्स में डाल देना चाहिए, ठीक है, ताकि उस प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स को उसका सही यूज हो सके प्लांट्स में, ठीक है। आगे देखिए, फिर अगर बात करें रीपर्पस की बात करें हम, तो हमें टू यूज अ प्रोडक्ट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। तो मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको, मतलब अगर वो वेस्ट हो गया तो उसका हमें इस तरीके से दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि हमारे किसी और अदर काम में वो, ठीक है। जैसे अगर कोई क्रैक्ड क्रॉकरी है, कोई चटका हुआ बर्तन है, अगर उसकी बात करें, अगर वो चटका हुआ की बात करें तो वो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है। यूजलेस के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को, हम उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सेग्रीगेट वे जो है, दे कैन बी रिसाइकल, तो उनको रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आइटम कैन बी रिसाइकल। कांच और प्लास्टिक वगैरह की चीजें होती है, मेटल के आइटम्स जो होते हैं, इन सभी को हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इनको हम पुनः यूज करने के लिए, दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए नया प्रोडक्ट बना सकते हैं रिसाइकल करके, ठीक है। तो ये हमारा 5 आवर्स था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा ये चैप्टर वैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, आप जल्द से जल्द पूछिए, फिर हम इस क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो,
ठीक है, जिसकी मेंबरशिप सिर्फ 29 रुपीज़ से स्टार्ट है। 29 रुपीज़ में आपको मंथ में एवरी वीकेंड आपको एक डाउट क्लास मिलेगी, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप हमारे से पूछ सकते हो। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी तो आप हमारे से पूछ लीजिए, चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों के पास में मेरा नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचता है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी चाहिए ताकि आप हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कमेंट करें, आपका कोई भी सुझाव या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को ओवर करता हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल में जुड़ते रहिए। चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, कमेंट करें। और आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट कर सकते। इसमें 9th क्लास की सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस की, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून, स्टे कनेक्ट। और याद रहे अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो को लापरवाही नहीं करनी है। तो स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।